नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय बारा की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर को पढ़ रहे हैं। पेपर का नाम है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं। इसमें हम ब्रिटेन के संविधान को पढ़ रहे थे और आज की वीडियो में हम ब्रिटिश संविधान में सम्राट और राजमुकुट का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो सम्राट की अगर हम बात करें तो सम्राट ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान माना जाता है। यानी ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, एक औपचारिक प्रधान और एक वास्तविक प्रधान। तो सम्राट ब्रिटिश शासन प्रणाली में कार्यपालिका का क्या है, औपचारिक प्रधान है, जबकि प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है। यानी सम्राट के पास में केवल औपचारिक या सैद्धांतिक रूप से शक्तियाँ होती हैं, जबकि वास्तविक रूप से ये सारी की सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास में होती हैं। वहीं सम्राट ब्रिटेन में राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। अब हम सम्राट और राजमुकुट में अंतर क्या होता है वो देख लेते हैं। तो सम्राट की हम बात करें तो सम्राट एक तरह से व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, यानी सम्राट कोई एक व्यक्ति होता है। जबकि राजमुकुट की बात करें तो राजमुकुट समूची कार्यपालिका शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी राजमुकुट से तात्पर्य संपूर्ण सरकार से है। ब्रिटेन की हम बात करें तो ब्रिटेन में पहले राजतंत्र था और वर्तमान समय में वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है। तो राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर जब ब्रिटेन ने संक्रमण किया तो पहले राजा को वास्तविक रूप से समूची कार्यपालिका शक्तियाँ प्राप्त थी, लेकिन वर्तमान समय में ये सारी की सारी शक्तियाँ किसको प्राप्त हो गई हैं, राजमुकुट को प्राप्त हो गई हैं। तो सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटेन में आज भी राजतंत्र है, लेकिन राजतंत्र है और राजा सब कुछ करने में वहाँ सैद्धांतिक रूप से समर्थ है। लेकिन व्यवहार की अगर हम बात करें तो व्यवहार में राजा की इन सभी समूची शक्तियों का प्रयोग राजा के द्वारा न होकर के राजमुकुट के द्वारा किया जाता है। अब हम सम्राट और राजमुकुट में जो अंतर है उसको 4 बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला है कि सम्राट एक व्यक्ति है, राजमुकुट एक संस्था है। यानी सम्राट एक व्यक्ति होता है जो कि एक विशेष समय पर राजपद पर क्या होता है, आसीन होता है, जबकि राजमुकुट क्या है, एक संस्था है और ये शासन सत्ता का प्रतीक है, जिसमें विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक सभी प्रकार की शक्तियाँ क्या होती हैं, निहित है। यानी सम्राट एक व्यक्ति है, जबकि राजमुकुट क्या है, समूची कार्यपालिका शक्ति है, यानी समूची सरकार का प्रतिनिधित्व वह करती है। दूसरा अंतर सम्राट और राजमुकुट में वो है, यह है कि सम्राट अस्थायी है, जबकि राजमुकुट क्या है, स्थायी है। यानी सम्राट एक व्यक्ति होने के नाते क्या होता है, जन्म लेता है, मरता है। इसके अलावा सम्राट को सिंहासन से हटाया भी जा सकता है या वह स्वयं भी सिंहासन से अपना पद त्याग सकता है। जबकि इसके विपरीत राजमुकुट एक संस्था है जो कि न तो कभी जन्म ग्रहण करती है और न ही उसकी मृत्यु होती है। इस तरह से सम्राट का जो पद है वो क्या है, अस्थायी है, जबकि राजमुकुट एक संस्था है जो कि स्थायी है। तीसरा अंतर इसमें देखें तो वो ये है कि सम्राट जहाँ व्यक्तिक है वहीं राजमुकुट सामूहिक है। यानी सम्राट और राजमुकुट में एक अंतर यह है कि सम्राट जहाँ व्यक्तिक है वहीं राजमुकुट का रूप क्या है, सामूहिक है। राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति के द्वारा न होकर के अनेक व्यक्तियों के द्वारा होता है, इसलिए राजमुकुट को क्या कहा जाता है, सामूहिक कहा जाता है। तथा राजमुकुट की शक्ति का प्रयोग करने वाले इस समूह के अंदर हम संसद, मंत्रिमंडल, लोक सेवा के सदस्य, इन सभी को क्या करते हैं, शामिल करते हैं। चौथा अंतर सम्राट और राजमुकुट में वो यह है कि वास्तविक प्रशासन में सम्राट जहाँ शक्तिहीन है वहीं राजमुकुट क्या है, शक्तिशाली है। यानी भूतकाल में ये था कि सम्राट वास्तविक रूप से शक्तियों का प्रयोग करता था, लेकिन वर्तमान समय में ब्रिटेन में प्रजातंत्र को अपना लिया गया है, इसलिए सम्राट वास्तविक प्रशासन में शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। वास्तविक प्रशासन में समूची शक्तियाँ राजमुकुट में केंद्रित हो गई हैं। अब हम सम्राट के उत्तराधिकार की बात करें कि सम्राट का उत्तराधिकारी किस प्रकार से नियुक्त होगा। तो सम्राट के उत्तराधिकारी के संबंध में यह नियम प्रचलित है ब्रिटेन में कि सम्राट या सम्राज्ञी का जो ज्येष्ठ पुत्र होगा, सबसे बड़ा पुत्र होगा या सबसे बड़ी जो पुत्री होगी, वह सिंहासन पर क्या होगी, आरूढ़ होगी। लेकिन यदि किसी राजा के पुत्र न हो या किसी राजा को उसके पद से हटा दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में उसके उत्तराधिकारी व्यवस्था संसद के द्वारा की जाती है। अब हम देखते हैं राजमुकुट की शक्तियाँ।
या सिद्धांत रूप में सम्राट की क्या क्या शक्तियाँ हैं। यानी ये जो शक्तियाँ हम देखेंगे वो है कि सिद्धांत रूप में वहाँ पर सम्राट को क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सम्राट वहाँ पर कार्यपालिका का क्या है, औपचारिक प्रधान है, इसलिए सम्राट को जो शक्तियाँ प्राप्त हैं वो सैद्धांतिक रूप में ही प्राप्त हैं, वास्तविक रूप में उसको ये शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। जिस प्रकार से हमारे यहाँ राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है और राष्ट्रपति को औपचारिक रूप से सैद्धांतिक रूप से जो शक्तियाँ प्राप्त हैं, लगभग वही शक्तियाँ ब्रिटेन में सम्राट को प्राप्त हैं। तो ब्रिटेन में अगर हम सम्राट की शक्तियों के स्रोत की बात करें कि सम्राट को ये शक्तियाँ मिलती कहाँ से हैं, तो सम्राट की शक्तियों के दो स्रोत माने जाते हैं। एक तो राजकीय विशेषाधिकार, रॉयल प्रीरोगेटिव्स वो, और दूसरा है संसदीय अधिनियम, पार्लियामेंट्री जो एक्ट्स हैं। इन दो के द्वारा ब्रिटिश सम्राट को ये सारी शक्तियाँ दी गई हैं। तो सैद्धांतिक रूप में सम्राट की शक्तियों को हम 5 बिंदुओं में विश्लेषित कर सकते हैं। पहली सम्राट की शक्ति है वो है कार्यपालिका शक्ति, यानी सम्राट को कई सारी कार्यपालिका शक्तियाँ प्राप्त हैं। दूसरी है व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ, तीसरी उसको न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, चौथी वहाँ सम्राट को धार्मिक क्षेत्र में भी शक्तियाँ प्राप्त हैं, और पाँचवां सम्मान का स्रोत, यानी सम्राट सम्मान का स्रोत माना जाता है, कई सारी उपाधियाँ वह देता है। तो अब इन सब को हम विस्तृत रूप से देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सम्राट की कार्यपालिका शक्तियाँ। तो सम्राट का मुख्य संबंध कार्यपालिका से है ब्रिटेन में, और इस रूप में उसके जो कार्य हैं, शक्तियां हैं, वो काफ़ी व्यापक हैं। सम्राट के द्वारा कई सारे कार्यपालिका कार्य किए जाते हैं। जैसे सम्राट का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो समस्त जो राष्ट्रीय कानून हैं उनको क्रियान्वित करना है, एग्जीक्यूट करना है। इसी के साथ सम्राट प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसी के साथ राज्य के जो जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारी होते हैं, जल सेना, थल सेना, नभ सेना, इनके जो पदाधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा ही वहाँ पर की जाती है। इसी प्रकार से ब्रिटेन के अन्य देशों के साथ संबंध, औपनिवेशिक राज्य और अधीनस्थ जो प्रदेश हैं उनका शासन राजमुकुट या सम्राट के द्वारा ही किया जाता है। इसी तरह से सम्राट ही राजदूतों और वाणिज्य दूतों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। युद्ध की घोषणा और संधि की घोषणा का अधिकार भी सम्राट को ही वहाँ पर प्राप्त है। इसी तरह से सम्राट के द्वारा अपराधियों को क्षमा किया जा सकता है या उनके दंड को कम भी किया जा सकता है। और ब्रिटेन में सम्राट है वो राष्ट्रीय कोष का नियंत्रण और संचालन भी करता है, यानी वित्त पर उसका पूरा नियंत्रण होता है। तो इस तरह से कार्यपालिका क्षेत्र में सम्राट की शक्तियाँ काफ़ी व्यापक हैं, और कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में कभी कभी ब्रिटेन के सम्राट की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से भी की जाती है। अब हम देखते हैं दूसरा सम्राट की व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ। व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों की बात करें तो ब्रिटेन में कानून निर्माण की शक्ति संसद सहित सम्राट या राजा को प्राप्त है। इस प्रकार सम्राट के द्वारा संसद के साथ मिलकर व्यवस्थापिका संबंधी सभी कार्य किए जाते हैं। तो व्यवस्थापिका संबंधी उसके कार्यों की बात करें तो पहला है कि संसद के दोनों सदनों में से द्वितीय सदन के निर्माण के संबंध में सम्राट को महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है, क्योंकि सम्राट को पीयर बनाने का अधिकार होता है, और राजा के द्वारा जिन लोगों को पीयर बनाया जाता है केवल वे ही लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसी के साथ लोक सदन या हाउस ऑफ कॉमन के चुनाव की तिथि भी सम्राट के द्वारा ही घोषित की जाती है। यानी जिस प्रकार से हमारे यहाँ राष्ट्रपति को राज्यसभा में सदस्य मनोनीत करने की शक्ति है, उसी प्रकार से सम्राट को वहाँ का जो द्वितीय सदन है लोकसभा, उसमें पीयर नॉमिनेट करने की शक्ति प्राप्त है। दूसरी, अगर हम सम्राट की विधायी शक्ति की बात करें तो सम्राट संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन बुलाता है और स्थगित करता है। वहाँ पर लोकसभा स्थायी सदन है, लेकिन सम्राट के द्वारा लोक सदन हाउस ऑफ कॉमन को विघटित भी किया जा सकता है। तीसरी, विधायी शक्ति की बात करें तो जब संसद का आरंभ होता है तो संसद के आरंभ में सम्राट क्या करता है, भाषण देता है, और उस भाषण में देश की संपूर्ण जो कार्यपालिका नीति है उस पर प्रकाश डाला जाता है। सम्राट का ये जो भाषण होता है वो उसके मंत्रियों के द्वारा ही तैयार किया जाता है। चौथी विधायी शक्ति की बात करें तो वो ये है कि कोई भी विधेयक उस समय तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि उस पर सम्राट के हस्ताक्षर न होके हो। यानी हमारी संसदीय व्यवस्था में जिस प्रकार से किसी भी कानून पर अंतिम रूप से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, उसी प्रकार से ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में सम्राट कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है,
इसलिए किसी भी कानून पर अंतिम रूप से सम्राट के हस्ताक्षर होते हैं। इसी प्रकार विधायी शक्तियों में सम्राट को अधिराज्यों के संबंध में घोषणाएं या अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी होता है। अब देखते हैं हम सम्राट की न्यायिक शक्तियाँ। तो न्यायिक शक्तियों की हम बात करें तो सम्राट को ब्रिटेन में न्याय का स्रोत माना जाता है और न्यायिक क्षेत्र में उसको महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं, क्योंकि ब्रिटेन के सभी न्यायालय सम्राट के न्यायालय कहे जाते हैं और सम्राट ही न्यायाधीशों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। इसी तरह से संसद की प्रार्थना पर वह उन्हें उनके पद से हटा भी सकता है। इसी के साथ न्यायिक शक्तियों में यह भी शामिल है कि सम्राट को अपराधियों के दंड को कम करने का अधिकार है और वह उनको क्षमा भी प्रदान कर सकता है। चौथी सम्राट की शक्ति की बात करें तो वह है धार्मिक क्षेत्र में, यानी ब्रिटेन के सम्राट को धार्मिक क्षेत्र में भी शक्तियाँ प्राप्त हैं, क्योंकि वह चर्च के समस्त अधिकारियों जैसे कि आर्क बिशप, डीन, कैनन, इन सब की क्या करता है, नियुक्ति करता है। इसी के साथ सम्राट कैंटरबरी और यॉर्क के जो धार्मिक सम्मेलन है वो बुलाता है और इन सम्मेलनों के द्वारा पारित नियमों पर सम्राट के हस्ताक्षर उसी प्रकार से आवश्यक है जिस प्रकार संसद द्वारा पारित विधेयकों पर उसके हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। इसी तरह से पांचवी इसकी जो कार्य शक्ति की बात करें सम्राट की तो वह है सम्मान का स्रोत, यानी सम्राट को अधिकार प्राप्त है कि वह ब्रिटिश नागरिकों को सम्मान सूचक उपाधियाँ प्रदान करे, यानी जिस प्रकार से हमारे यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा उपाधियाँ प्रदान की जाती हैं उसी प्रकार से ब्रिटेन में सम्राट के द्वारा ब्रिटिश नागरिकों को सम्मान सूचक उपाधियाँ प्रदान की जाती हैं, जैसे कि ड्यूक है, बैरन है, अर्ल है, नाइट और लॉर्ड, ये सभी उपाधियाँ वहाँ पर सम्राट के द्वारा प्रदान की जाती हैं। अब हम देखते हैं सम्राट की वास्तविक स्थिति, एक्चुअल पोजीशन ऑफ द किंग। तो सम्राट की वास्तविक स्थिति की बात करें तो इसमें हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे। एक तो कहा जाता है कि सम्राट वहाँ पर राज करता है, शासन नहीं करता, यानी ये सम्राट की वास्तविक स्थिति है। सैद्धांतिक रूप से अभी तक हमने सम्राट की जो शक्तियाँ देखी वो क्या है, उसकी सैद्धांतिक शक्तियाँ हैं, औपचारिक शक्तियाँ हैं। वास्तविक रूप से वो शक्तियाँ सम्राट को प्राप्त नहीं है। वास्तविक पोजीशन की अगर हम उसकी बात करें तो वास्तविक पोजीशन यह है कि सम्राट राज करता है, शासन नहीं करता है। यानी ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था में सम्राट को केवल औपचारिक शक्तियाँ ही प्राप्त हैं। वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को प्राप्त हैं। इसलिए सम्राट केवल राज करता है, शासन नहीं करता। शासन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। और सम्राट के बारे में कहा जाता है कि वह राज्य का प्रमुख होता है, सरकार का प्रमुख नहीं होता। सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और कार्यपालिका संबंधी सभी शक्तियाँ प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में ही निहित होते हैं। अब हम सम्राट की जो वास्तविक स्थिति में एक चीज़ और देख लेते हैं कि सम्राट के बारे में कहा जाता है कि सम्राट कभी त्रुटि नहीं कर सकता, यानी सम्राट कभी गलती नहीं करता। तो शाब्दिक दृष्टि से इसका मतलब है कि सम्राट जो कुछ भी करता है वह ठीक ही करता है, उसके किसी भी कार्य में कोई त्रुटि नहीं हो सकती। लेकिन इस स्थिति की इसका संवैधानिक महत्व भी है कि सम्राट त्रुटि नहीं कर सकता। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि सम्राट त्रुटि नहीं कर सकता? तो इसके पीछे तीन कारण हैं। सबसे पहला कि सम्राट कानून के ऊपर है, यानी सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सम्राट वहाँ पर कानून से परे होता है, उसके विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ब्रिटिश सम्राट न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र से क्या होता है, मुक्त होता है और उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में दीवानी या फौजदारी केस नहीं चलाया जा सकता। कानून की दृष्टि में देखें तो कानून की दृष्टि में राजा कभी भी अपराधी हो ही नहीं सकता। इसीलिए प्रसिद्ध जो राजनीतिक विचारक है डायसी, उन्होंने ब्रिटिश सम्राट के बारे में कहा कि सम्राट प्रधानमंत्री को यदि गोली भी मार दे तो ब्रिटेन में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है जिसके आधार पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सके। तो सम्राट त्रुटि नहीं कर सकता। इसके पीछे हम दूसरे कारण को देखें तो वो यह है कि सम्राट स्वविवेक से नहीं बल्कि कैबिनेट के परामर्श से कार्य करता है, अतः उसके कार्यों के लिए कैबिनेट ही क्या है, उत्तरदायी है। यानी सम्राट कोई भी कार्य अपने विवेक से नहीं करता, उसके द्वारा अपने सभी कार्य कैबिनेट के परामर्श से किए जाते हैं। तो इस प्रकार जब राजा कोई भी कार्य स्वविवेक के आधार पर, स्वयं के विवेक के आधार पर नहीं करता तो इस आधार पर उसमें कोई त्रुटि होने की आशंका भी नहीं होती है। इसी के साथ ब्रिटेन में कोई भी राजकीय आदेश होता है उस पर सम्राट के साथ संबंधित मंत्री के भी प्रति हस्ताक्षर होते हैं
और उसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई गलती होती है तो उसके लिए सम्राट की बजाय मंत्री को उत्तरदायी ठहराया जाता है। सम्राट को इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता, क्योंकि सम्राट कैबिनेट के परामर्श से कार्य करता है, इसलिए उसके सभी कार्यों के लिए कैबिनेट उत्तरदायी होती है। सम्राट त्रुटि नहीं कर सकता। इसका तीसरा हम कारण देखें तो वह यह है कि अवैधानिक कार्य के लिए किसी को भी सम्राट के नाम पर उन्मुक्ति नहीं मिल सकती, यानी कोई भी व्यक्ति अपने असंवैधानिक कार्य के लिए सम्राट के नाम पर मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। और ये विशेष तौर से मंत्रिमंडल के लिए कहा जाता है कि मंत्री या कोई भी अधिकारी अपने अवैध कार्यों के लिए सम्राट के नाम पर मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। अब हम देख लेते हैं कि ब्रिटेन में राजपद का औचित्य क्या है, यानी सम्राट या राजपद का क्या औचित्य है, क्या उसकी उपयोगिता है। जो कि हमने देखा कि संसदीय व्यवस्था में राजपद या सम्राट केवल औपचारिक रूप से प्रदान होता है। तो इस तरह से इस औपचारिक प्रदान की ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में उपयोगिता क्या है, उसका औचित्य क्या है, उसको हम देख लेते हैं। तो ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में राजपद के बने रहने और उसका इतना सम्मानित होने के कई सारे कारण हैं, जिसकी विवेचना हम कई सारे बिंदुओं में कर सकते हैं। तो इसकी विवेचना का जो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है वह है ऐतिहासिक महत्व की संस्था, यानी सम्राट या राजपद इंग्लैंड में ब्रिटेन में सर्वोच्च ऐतिहासिक महत्व की संस्था मानी जाती है। ब्रिटेन में 1829 ईस्वी से सम्राट का पद अस्तित्व में आया। उसके बाद लगातार यह बना हुआ है। यद्यपि पहले सम्राट को वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त थी और वर्तमान समय में लोकतांत्रिक शासन को वहाँ अपना लिया गया है, इसलिए वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को प्राप्त हैं। तो अपने इस लंबे इतिहास के कारण सम्राट का पद ब्रिटिश जनता के स्वभाव के साथ एक तरह से जुड़ गया है, और ब्रिटिश लोग अपने रूढ़िवादी स्वभाव के कारण, अपने परंपराओं और प्रथाओं को मानने वाले स्वभाव के कारण राजतंत्र के बिना ब्रिटिश राज्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो पहला इसका जो महत्व है बने रहने का, वो कारण है ऐतिहासिक महत्व की संस्था, यानी सम्राट वहाँ पर ऐतिहासिक महत्व की संस्था है। दूसरा हम इसकी उपयोगिता की बात करें तो वह है कि विक्टोरिया के समय से ब्रिटिश सम्राटों का प्रभावशाली व्यक्तित्व और गौरवपूर्ण भूमिका, यानी वर्तमान समय में सम्राट या राजपद को जो इतना अधिक सम्मान प्राप्त है, उसका बहुत ज़्यादा कारण या बहुत ज़्यादा श्रेय राजपद धारण करने वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व और कार्यों को दिया जाता है। क्योंकि जितने भी वहाँ पर सम्राट या राजा हुए, उन्होंने जनता के साथ मिलकर के कार्य किया और जनता में एक सम्मान प्राप्त किया। इस प्रकार सम्राट पद का अतीत है वो बहुत ज़्यादा सराहनीय रहा है। तीसरा सम्राट पद की उचित उपयोगिता की हम बात करें तो वो है राजपद का लोकतांत्रिकरण, यानी वर्तमान समय में इंग्लैंड में राजपद के बने रहने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है कि राजपद का लोकतांत्रिकरण, यानी पहले वहाँ पर राजतंत्र था, लेकिन वर्तमान समय में राजपद का अब लोकतांत्रिकरण, डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है। और इंग्लैंड के या ब्रिटेन के राजाओं ने बदली हुई परिस्थितियों को समझा और बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाला। 1688 की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई, उसके बाद लोकतंत्र के विकास में वहाँ के सम्राट या राजा कभी भी बाधक नहीं हुए। उन्होंने लोकतंत्र को विकास की प्रक्रिया का एक अनिवार्य आवश्यक परिणाम समझा और उसके विकास में हमेशा एक तरह से सहयोग किया। और विशेष बात यह है कि ब्रिटेन में राजपद का जो लोकतांत्रिकरण है वो शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। तो इस तरह से राजपद या सम्राट पद का जो औचित्य उपयोगिता है वो इसलिए है कि वहाँ पर वर्तमान समय में राजपद का लोकतांत्रिकरण, डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है। चौथा इसकी उपयोगिता की बात करें तो वह है कि सम्राट के व्यक्तिगत अधिकार और कार्य, यानी ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है और इस संसदीय व्यवस्था में सम्राट को कई सारे महत्वपूर्ण कार्य दिए गए हैं। जैसे वह संसद का अधिवेशन बुलाता है, स्थगित करता है और लोकसभा को उसके द्वारा विघटित किया जाता है। इसी प्रकार उसके द्वारा उद्घाटन भाषण दिया जाता है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों तथा अधिकारियों की नियुक्ति उसके द्वारा की जाती है। यानी संसदीय व्यवस्था में औपचारिक प्रधान के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो सारे के सारे कार्य वहाँ पर सम्राट के द्वारा किए जाते हैं। पांचवा अगर हम देखें तो वह है सम्राट सर्वोच्च सलाहकार के रूप में, यानी ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में सम्राट के द्वारा कैबिनेट को परामर्श दिया जाता है। इसी के साथ सम्राट को शासन संबंधी सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं तथा आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर जानकारी देने के लिए उसके पास अपना
खुद का कर्मचारी मंडल होता है, यानी सम्राट वहाँ पर सर्वोच्च सलाहकार के रूप में मौजूद है। इस रूप में उसकी उपयोगिता है। छठा, उसकी उपयोगिता की बात करें तो वह है कि सम्राट मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, यानी सम्राट के द्वारा मध्यस्थ के रूप में ब्रिटिश शासन व्यवस्था में कार्य किया जाता है, क्योंकि सम्राट का व्यक्तित्व बहुत अधिक प्रतिष्ठित और राजनीतिक दृष्टि से निष्पक्ष होता है। इस कारण उसके द्वारा मध्यस्थ का कार्य आसानी से सफलतापूर्वक किया जाता है। छठा, सातवां सम्राट पद की उपयोगिता की बात करें तो वह है कि सम्राट ब्रिटिश राष्ट्र की एकता का प्रतीक है, यानी सम्राट न केवल ब्रिटिश शासन बल्कि ब्रिटिश राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। ब्रिटिश सम्राट किसी एक पक्ष का नहीं बल्कि सभी का सम्राट, पूरे देश का सम्राट माना जाता है, क्योंकि सम्राट के राज्यारोहण, राजतिलक और अन्य अनेक अवसरों पर सभी व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं और उसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में देशभक्ति और राष्ट्र एकता की भावनाओं को बल मिलता है। इस तरह से सम्राट ब्रिटिश राष्ट्र की एकता का क्या है, प्रतीक है, एकता का प्रतिनिधित्व करता है। आठवां हम उपयोगिता की बात करें तो वह है कि ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का साधन, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से ब्रिटेन के लिए सम्राट का पद बहुत महत्व का रहा है, क्योंकि 19वीं सदी में ब्रिटेन का जो विश्वव्यापी साम्राज्य स्थापित हुआ उसका एक आधार सम्राट का व्यक्तित्व ही था। और वर्तमान समय की हम बात करें तो वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ब्रिटेन को जो बहुत महत्व प्राप्त है उसका एक आधार राष्ट्रमंडल है, कॉमनवेल्थ, और कॉमनवेल्थ सम्राट के व्यक्तित्व पर ही टिका हुआ है। इस तरह से ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का साधन सम्राट माना जाता है। नौवां उसकी उपयोगिता की बात करें तो वह है कि ब्रिटिश सम्राट का सामाजिक व्यक्तित्व है। सामाजिक व्यक्तित्व कैसे है कि ब्रिटिश सम्राट देश के सामाजिक ढांचे पर पर्याप्त प्रभाव वहाँ पर डालता है, क्योंकि जब कभी सम्राट किसी सामाजिक उत्सव में वहाँ शामिल होता है तो उस उत्सव की शोभा बहुत अधिक बढ़ जाती है और जनता भारी संख्या में सम्राट के दर्शनों के लिए वहाँ उपस्थित होती है। समाज में सम्राट की अपील को बहुत महत्व दिया जाता है। इसी प्रकार सम्राट समाज का नेता होता है, समाज में उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है तथा धार्मिक, नैतिक जीवन, फैशन, साहित्य, कला इत्यादि पर उसका प्रभाव पड़ता है। 10वां उसकी उपयोगिता की बात करें तो वह है सम्राट पद का मनोवैज्ञानिक पहलू, यानी सम्राट पद का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्व है, क्योंकि यह जनता के लिए सरकार और राज्य का साकार रूप है और राजभक्ति के माध्यम से देशभक्ति का संचार करता है, क्योंकि साधारण व्यक्ति राष्ट्र, सरकार, देश जैसे अमूर्त शब्दों की अपेक्षा राजा जैसे मूर्त शब्द को आसानी से समझ पाता है, आसानी से ग्रहण कर पाता है। इसी तरह से 11वां उसका हम बात करें महत्व की उपयोगिता की तो वह है निरंतरता तथा स्थायित्व का प्रतीक, क्योंकि ब्रिटिश सम्राट का जो पद है ब्रिटेन की शासन प्रणाली में निरंतरता और स्थायित्व का प्रतीक माना जाता है। अंतिम 12वां जो उपयोगिता की बात है वो है संसदीय प्रजातंत्र में राजपद की उपयोगी भूमिका, यानी ब्रिटेन की जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान के साथ साथ औपचारिक प्रधान की भी आवश्यकता संसदीय व्यवस्था में होती है और इस औपचारिक प्रधान को कुछ विशेष कार्य करने होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री त्यागपत्र के बाद दूसरे प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करना हो, व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाना हो, स्थगित करना हो, इसी तरह से लोक सदनों को विघटित करना हो। इन सभी कार्यों को औपचारिक प्रधान के द्वारा किया जाता है। इसलिए संसदीय प्रजातंत्र में औपचारिक प्रधान के रूप में सम्राट की उपयोगी भूमिका है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने सम्राट और राजमुकुट को देखा। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।